वो सबके सामने बोलती है कि पार्ट्स खड़े हो जाओ। अब मैं बहुत घबरा जाता हूँ क्योंकि एकदम से ये बहुत अजीब सा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मैम ने मुझे खड़ा कर दिया। वहाँ पर मैं गया और मुझे पता चला कि मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता हूँ और मेरी हालत बहुत बेकार है पढ़ाई में, क्योंकि वहाँ पर मुझे मिले मेरे शहर के टॉपर्स। तो तू बायो का भी नहीं रहा, अब तो तू मैथ्स का भी नहीं रहा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मुझे आंसर सोचना पड़ता था और मुझे ध्यान लगाना पड़ता था उस चीज में। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो आंसर तो सोचना नहीं है। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी से बाहर की रिएक्शंस नहीं आती हैं नीट में। आपको बस एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन दी हैं आपको याद करनी है। अगर आप कर पाते हो दैट्स इट। उस दिन वही हुआ जो मैंने सोचा था, मैं घबरा गया। मेहनत इतनी करो, मेहनत ऐसी करो, मेहनत इतनी करो, मेहनत ऐसी करो कि जब तुम कुछ बन जाओ और पीछे मुड़ करके देखो तो तुम्हारी मेहनत के दिन ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन लगे। नमस्कार, मैं पार्थ। मैं जोश टॉक नीट चैनल पर आज आया हूं अपनी नीट की प्रिपरेशन के बारे में बताने के लिए कि कैसे मैंने नीट में AIR 223 स्कोर किया था नीट 2019 में। क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर किया था, सारी बातें मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। मैं एमपी के एक बहुत छोटे से शहर जिसका नाम है ग्वालियर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अपने ज़िंदगी के शुरुआती सालों में मैं काफ़ी एवरेज स्कूल्स में पढ़ा हूँ, जो कि मेरे शहर के बहुत एवरेज स्कूल्स थे, और वहाँ पर मैं बहुत एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रहा हूँ। सभी लोगों को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, उनको किसी को नहीं लगता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं लगता था। क्लास 8 में आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक जुनून आया साइंस पढ़ने का। मैंने जो साइंस की मेरी बुक थी वो खोली और मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, और वो सबके सामने बोलती है कि पार्ट्स खड़े हो जाओ। अब मैं बहुत घबरा जाता हूँ क्योंकि एकदम से ये बहुत अजीब सा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मैम ने मुझे खड़ा कर दिया सबके सामने एकदम से। और मैम ने सब बच्चों से बोला कि सभी लोग इसके लिए जोर से तालियां बजाओ। अब ये चीज मेरे लिए बहुत अजीब थी, बहुत अनयूजुअल थी। आगे मैम ने बोला कि पार्ट जो तुमने किया है वो बहुत बड़ी बात है और तुम आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। इस चीज ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे ले गया, और वो जो चीज थी वो ये थी कि मैंने अपने मन से आंसर लिखे थे। इसके लिए थोड़ा रजिस्ट्रिक्ट थे कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है घर भी पढ़ो। बट फिर 10th क्लास में मैंने फाइनली कोचिंग ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में जो कोचिंग थी उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, वो थी अराउंड 40-50,000 पर ईयर का। और टू बी ऑनेस्ट 10th में इतना इन्वेस्ट करना थोड़ा ऐसा रहता है कि कई बार बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ पर मैं गया और मुझे पता चला कि मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता हूँ और मेरी हालत बहुत बेकार है पढ़ाई में, क्योंकि वहाँ पर मुझे मिले मेरे शहर के टॉपर्स के साथ बैठने का मौका। क्लास 10 में मैंने बहुत मेहनत करी और क्लास 10th के एंड तक मैंने NTSC क्लियर किया, जो कि क्लास 10 में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। मैंने जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, आकाश इंस्टीट्यूट, उसी की नीट की सीट 100% स्कॉलरशिप पे उठाई। मतलब कि जिसके लिए लोग 3-3, 2-2 लाख रुपए भरते हैं जिस एडमिशन के लिए आकाश इंस्टीट्यूट में, उस एडमिशन को मैंने फ्री में पाया, बिकॉज मैंने उनका एग्जाम क्लियर किया था जिसमें मेरी AIR 91 आई थी। साथ ही साथ में मैंने फिटजी जो एक कोचिंग है वहाँ की भी 100% स्कॉलरशिप मुझे मिल गई जेईई की तैयारी करने के लिए। अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। मेरे घर वालों का कहना था कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टरों की इस टाइम पे नीड है बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा के कई सारे सपने हैं डिफरेंट जो काफ़ी अनकन्वेंशनल डॉक्टर वो मुझे बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमें करने की सोच रहे थे। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं क्लास 11th में PCB लूँगा, और मैंने PCB लेके एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी। बट नीट तो नीट है। नीट का जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लिटरली डिप्रेशन के एक फेज में आ गया था मैं, क्योंकि नीट के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आप बायोलॉजी के जब देखोगे वो बहुत ज़्यादा रटने वाले हैं, और उनको देख करके मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया था कि इनको कैसे याद करूँगा मैं, ये मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं कर सकता हूँ ये। और मैं गलत जगह आ गया हूँ। मुझे जेईई की तैयारी करनी चाहिए थी। बट एनीवे आई केप्ट ऑन डूइंग इट, और धीरे धीरे मैं उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं ला पाता जितने मैं एक टॉपर बन गया था, तो एक टॉपर से जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। बट मैं ठीक मार्क्स लेके 11th करता गया, और मुझे पता चला IISc बेंगलोर के बारे में, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है। NIRF रैंकिंग में ये IIT से भी ऊपर आता है। धीरे धीरे IISc मेरा ड्रीम कॉलेज बनने लगा, और मेरा बिल्कुल मन हो गया था कि मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास 11th बीती और क्लास 12th की शुरुआत में मेरे साथ एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ। मैंने उस कॉलेज की वेबसाइट पे गया और मुझे एलिजिबिलिटी के बारे में पता चला, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे PCM होना कंपलसरी है अगर मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। मेरे पास PCB था,
बट मैथ्स नहीं थी। क्लास 12th में मुझे जब ये बात पता चली कि मैं जिस कॉलेज के लिए एम कर रहा हूँ उसमें मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो मेरा लिटरली ऐसा दिमाग ऐसा हो गया कि अब मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। मतलब आप समझ सकते होगे, आपका अगर कोई ड्रीम कॉलेज है, अगर आप उसमें नहीं जा सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं है आपके पास, तो आपको कैसा लगेगा। फिर मैंने ये सर्च किया इंटरनेट पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं क्लास 12th में मैथ्स ले लूँ और PCMB के साथ मैं क्लास 12th करूँ। तो इसकी चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो फिजिकल एजुकेशन था, उसकी जगह मुझे मैथ्स लेना पड़ता, और इसके चांसेस टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कम थे। मैंने अपने स्कूल पर जाकर के बात करी कि क्या ऐसा हो सकता है, तो स्कूल वाले भी हैरान थे कि ऐसा एक लड़का क्यों करना चाहेगा कि वो एक ईजी सब्जेक्ट से एक हार्ड सब्जेक्ट जो कि मैथ्स पे जाना चाहेगा, और वो लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूँ। बट मैंने उन्हें समझाया, और मैं वहाँ पे जा करके 6-6 7-7 घंटे बैठ जाता था उनके ऑफिस में कि नहीं मुझे कराना ही है, कराना ही है, आप जल्दी बताओ कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें एक डेडिकेशन दिखा कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करना, और बहुत मन्नतों के बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने भी ट्राई किया, उसके बाद वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ, मुझे PCM मिल गया। तो PCM भी अब मेरे पास हो गया था, और लोग तो आते ही हैं बोलने, तो लोग ने बोलना चालू किया कि अरे अब तो तू बायो का भी नहीं रहा, अब तो तू मैथ्स का भी नहीं रहा, अब तू कैसे मैनेज करेगा, साथ में देखो ना PCM भी मैनेज करना पड़ेगा। बट एनीवे मैं चलता गया, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था अंदर से कि मैं कर सकता हूँ। मैंने क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मैथ्स भी मैं साथ साथ में पढ़ता था। ऐसा टाइम जब मान लो कि मेरे घर में सब लोग मूवी देखने गए हैं, तो मैं मूवी देखने नहीं जाता था, मैं मैथ्स पढ़ता था। तो इस तरीके से मेरा प्यार था मैथ्स के लिए, जो कि चलता गया। और क्लास 12th के जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, तो बोर्ड का जब रिजल्ट आया, तब मेरे मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100 आए क्लास 12th के बोर्ड्स में। अब क्लास 12th में जैसे मैंने आपको बताया, मेन में तैयारी नीट की ही कर रहा था, और नीट में जो मेरी मेन स्ट्रेटजीज थी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, वो साल भर थोड़ी वेरी करी। 11th में थोड़ा सा अलग था, 12th में थोड़ा अलग था। 11th में जब मैं था तो सब्जेक्ट हमारे लिए नए नए थे, काफ़ी चीज़ें मतलब नई थी, पूरा इन्वायरमेंट नया था, और उस टाइम पे तो अच्छा गाइडेंस होता नहीं है। तो क्या हुआ कि हम एक भीड़ चाल में चलने लगे कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए मॉड्यूल पढ़नी है जो कोचिंग्स में होती है, और NCERT को साइड कर दिया। बट ये मेरे लिए बहुत ही गलत था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। क्लास 11th में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेनली मॉड्यूल्स और हाई लेवल पढ़ने पे कोशिश करा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्लास 12th में जब मैं आया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन हमारी जो तैयारी है वो हम नीट की कर रहे हैं, ना कि किसी कोचिंग के एग्जाम्स की। तो आपको NCERT का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, क्योंकि नीट का जो बायोलॉजी अगर हम देखें तो 100% NCERT से आता है। NCERT की लाइनों में से ही वो क्वेश्चंस बनाते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे तब भी गलत कर देते हैं। तो बायोलॉजी में जो मुझे समझ में आया वो मेन ये था कि NCERT पढ़ना है, साथ में उस पर्टिकुलर चैप्टर के NCERT बेस्ड MCQs करने हैं, एंड उसके बाद एक चीज मैंने डिस्कवर करी। तो बायोलॉजी क्या था, मैं भूल जाता था बहुत ज्यादा, मतलब मैं याद करने की कोशिश करता था, फिर भूल जाता था, फिर याद करता था, फिर भूल जाता था, और ये सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट। एंड इसकी मैंने ट्रिक निकाली, कैसे हम बायोलॉजी को दिमाग में फिट कर सकते हैं विदाउट दैट मच ऑफ मेहनत के। तो मैं क्या करता था कि NCERT जब मैं रीड करता था तो उसी के साथ साथ में क्वेश्चंस बनाता था। मतलब कि NCERT से जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ MCQ बट इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, और उन्हें मैं अपनी कॉपी में लिखता जाता था। एंड उसके बाद उन क्वेश्चन को लिखने के बाद जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेता था, तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर लिखता था जितने ही मेरे को रिकॉल हो रहे हैं, और बाकी अगर नहीं होते थे तो मैं बुक से देख करके लिख लेता था। तो ये मेरे एक नोट्स बन जाते थे, जिनको मैंने नाम दिया था बायोहैक नोट्स। तो क्या होता था कि जब भी मैं किसी चैप्टर को रिवाइज करने जाता था, तो मैं NCERT अगर हम पढ़ें तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद NCERT बहुत बोरिंग हो जाती है, और हमें टू बी ऑनेस्ट जब भी हम फिर से पढ़ते हैं तो हमें या तो नींद आने लगती है, या हमारा उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम उतना उसमें से गैदर नहीं कर पाते। लेकिन जो मेरे नोट्स थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस थे, तो मैं क्या करता था, उन नोट्स को पढ़ता था, तो मुझे NCERT का जो डेटा है, माइन्यूट डेटा, वो भी मैं एक बार देख पाता था। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट NCERT से देखें तो माइन्यूट डेटा उतना नहीं देख सकते, लेकिन नोट से मैं देख पाता था, और साथ ही में मेरे एक एक्टिव रिकॉल होता था। मतलब कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मुझे आंसर सोचना पड़ता था, और मुझे ध्यान लगाना पड़ता था उस चीज़ में। लेकिन अगर NCERT पढ़ रहा हूँ तो आंसर तो सोचना नहीं है, और पैसिवली पढ़ रहे हैं तो ध्यान भी नहीं उतना बैठ पाता। तो ये चीज़ मैंने बायोलॉजी के लिए करी। आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल तो समथिंग की तुम्हें बहुत समझ के ही करना रहेगा। क्लास 11 के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे पार्ट्स आपको समझ के ही, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इनके जितने ज़्यादा आप
एनसीईआरटी और अपने टीचर के लेक्चर्स और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी हो जाएगी। बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक आपको टोटली एनसीईआरटी बेस फॉलो करनी है, उसी का डाटा आता है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहता है कि अगर आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पूछने के चांसेस हैं। तो एनसीईआरटी ही है, बट जैसे टेबल्स हो गए तो टेबल के जो ट्रेंड है वो उतने कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन जो डाटा है, अब फ्लेम टेस्ट हो गया अपना एस ब्लॉक में, तो ये सब आता है। केमिस्ट्री की जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसके लिए भी मैं इसी तरीके से नोट्स बनाता था, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस बनाता था ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक वन वर्ड के हिसाब से, जो मुझे सही लगते थे कि शॉर्ट में बन जाए, जिससे कि चैप्टर बाद में रिवाइज करने में भी इजी रहेगा। तो एक एक चैप्टर में 10-10 15-15 मिनट में रिवाइज कर पाता था। और इसी को मैंने कहीं ना कहीं आगे अपनी बुक बनाई, जिसका नाम मैंने बायोहैक और केमिक बुक रखा, जो कि मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ आज के टाइम पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में मेन ये था कि आपको रटना भी है और आपको समझना भी है। तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है जितना हो सके मैं उसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करता था कि कोई भी रिएक्शन हुई है तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, और अगर तो किसी की मैकेनिज्म मिल जाए तो उसे रटना आसान रहता है, अगर नहीं मिल पाती है तो डायरेक्टली मैं याद कर लेता था जो एनसीईआरटी का डेटा है। लेकिन अगेन ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी से बाहर की रिएक्शंस नहीं आती हैं नीट में, आपको बस एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन दी है आपको याद करनी है, अगर आप कर पाते हो दैट्स इट, आपको कहीं और नहीं जाना है। सेम आप जो केमिक वाला तरीका है आप ऑर्गेनिक में भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी ऑर्गेनिक में रटने वाला पोर्शन है वो आपको एकदम याद हो जाएगा। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। क्या होता था कि फिजिक्स जैसे मैं पढ़ता था तो मेन तो होते हैं जो हमारे टीचर के लेक्चर्स होते हैं, तो वो मैं करता था। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और पीवाईक्यूज करता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं एक अलग सी ट्रिक अप्लाई करता था। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो मैं ये सोचता था कि क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, लेकिन इसके अगर अलग अलग वेरिएबल्स हुए कि मान लो कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो अगर वाई डायरेक्शन में होती तो क्या होता, तो इस तरीके से मैं सोचता था। तो एक एक क्वेश्चन को मुझे 10-10 मिनट भी लगते थे, 15-15 मिनट भी लगते थे, लेकिन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से वो मेरे कहीं ना कहीं कवर हो जाते थे, जो कि मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो फिजिक्स में आपको ना सोचना है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ें सोचने की, ये हो क्यों रही है, हो रही है तो ऐसे हो रही है, अच्छा तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे फिजिक्स तो आपको फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप साल भर में ही डेवलप कर सकते हो, एंड के 2 महीने 3 महीने में आप सोचो फिजिक्स में मैं टॉप मार जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। बायो केमिस्ट्री में आप ये चीज़ कर सकते हो, फिजिक्स में नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से मेरी 12th चलती रही। फिर आता है मेरा पहला एग्जाम, जो सबसे बड़ा एग्जाम था, जो था जेई मेंस जनवरी का। तो मैंने जनवरी के टाइम पे जो जेई मेन हुआ था वो दिया था, जस्ट कि चलो देखते के बाद देखे क्या होता है। और एक और रीज़न था इसका, क्योंकि मैं क्या करता था जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम देने की कोशिश करता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। एग्जाम डे पर नॉर्मली जितने बच्चे होते हैं वो पढ़ाई तो साल भर करते हैं, लेकिन जो नीट का दिन आता है उस दिन वो घबरा जाते हैं और उस वजह से वो अपना एग्जाम बिगाड़ लेते हैं। तो ये मुझे पहले से पता था, जिस वजह से मैं क्या करता था, जितना भी एग्जाम्स हो गए, जेई हो गया, केवीपी हो गया, देने की कोशिश करता था। और इस तरीके से मैंने जनवरी का जेई दिया, और उस दिन वही हुआ जो मैंने सोचा था, मैं घबरा गया। बहुत सारे बच्चे थे, एकदम भीड़ आई थी वहाँ पे, और उन्हें देख के मेरा एग्जाम कहीं ना कहीं बिगड़ गया। मैं उतना फोकस से और सिली मिस्टेक बहुत सारा कर गया। इससे मुझे सीखने को मिला कि एग्जाम डे पे घबराना नहीं है, भीड़ तो आएगी ही और बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो अपन कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। फिर आगे आता है जेई मेन का, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गया, कन्विक्शन के साथ गया, और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आया। उस जेई में मेरे 6000 ऑल इंडिया रैंक आई, जबकि मैं जेई की तैयारी नहीं कर रहा था। इसके बाद आता है नीट का आखिरी मंथ, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ था, और उस टाइम पे कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई मेरे साथ जो कि और ज़्यादा उसने क्रूशियल बना दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेरा सपना था आईएससी में जाने का, और जब लास्ट के 1 महीना था तो नीट के आखिरी के 20 दिन पहले ही रिजल्ट आता है केवीपीवाई का, जिसके थ्रू मैं आईएससी में जाने वाला था, और उस रिजल्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक आती है 1000, जिसके थ्रू मैं बिल्कुल भी कैसे भी आईएससी में नहीं जा सकता था। तो अब जो मेरा सपना था, जो मैं 2 साल से देख रहा था, वो पूरा नहीं हो सकता है। वो केवल एक शर्त पे पूरा हो सकता है कि मैं नीट में 200 ऑल इंडिया रैंक ले आऊँ। अगर मैं 200 के आसपास ले आता हूँ तो वहाँ पे मेरे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब मेरा पूरा फोकस हो गया था कि मुझे नीट निकालना है, कैसे भी अच्छी से अच्छी रैंक लानी है। लास्ट के 1 मंथ में मेरा शेड्यूल ये था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया।
जैसे कि जितने भी इस साल के क्वेश्चन पेपर थे, मैंने एक बुक खरीदी जिसमें कि क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, साथ में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, और मैं डेली एक पेपर सॉल्व करता था, और चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, पूरा एक पेपर प्रॉपर। तो जैसे मान लो 2018 का पेपर है, तो उसे प्रॉपर बैठ के लगाएंगे 3 घंटे, उसके बाद अगले 2-3 घंटे एनालिसिस भी करेंगे कि भैया क्या गलत किया वो पता होना चाहिए, और उससे अपनी मिस्टेक बुक में लिखेंगे। मिस्टेक बुक क्या है? मिस्टेक बुक एक कॉपी मैंने बनाई जिसमें कि जो भी मैं पेपर लगाता था लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ में, उसकी जो मिस्टेक्स थी उसे मैं लिखता था, नोट करता था कि मैंने मिस्टेक क्यों करी है। मान लो किसी पेपर में मैंने 15 मिस्टेक्स करी, 15 क्वेश्चन मैंने गलत करे, तो वो क्यों गलत करे, या तो सिली मिस्टेक होंगी, या मुझे आता नहीं था, या कोई और रीजन होगा, तो मैं उसे नोट करता था, और वो कॉपी को मैं कभी भी ऐसे फ्री टाइम में बैठे हुए हैं तो वो रीड करता था। इससे क्या हुआ कि अगर आप नॉर्मली सोचो, तो आप अगर एक पेपर लगाते हो, उस पेपर को अगर आप 1 साल बाद फिर से लगाओगे ना, हो सकता है आप सेम मिस्टेक फिर से करो। ये मैंने रियलाइज करा था। तो इस वजह से मैं क्या करता था, उस पेपर की मिस्टेक्स लिख लेता था, जिससे कि मुझे पेपर फिर से नहीं लगाना पड़े। मैं अपनी मिस्टेक्स को ही अगले 15-20 मिनट में कवर कर लूंगा, उस पर्टिकुलर पेपर को 3 घंटे मुझे नहीं देने पड़ेंगे। नीट के जब लास्ट के 2 दिन बचे थे, तो नॉर्मली लोगों का मानना ये रहता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं लास्ट के दिनों में, और मूवी देखने लगते हैं और इस तरीके से। बट मेरा ये मानना है कि ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जब हम लास्ट के 2-3 दिन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, पैनिक हो जाए। और इस टाइम पे हमारे को हमारा ब्रेन को बिजी रखना जरूरी है। लेकिन अगर हम मूवीज देख के बिजी रखेंगे, तो हो सकता है वो मूवी ही हमारे दिमाग में चले एग्जाम डे पर भी, और हम जो कोर्स है वही भूल जाएं। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि लास्ट के दिनों में मैंने पढ़ाई थोड़ी स्लो कर दी। मतलब कि एकदम रिग्रेस नहीं थी कि बिल्कुल मैं दम लगा के पढ़ रहा हूँ। लास्ट के 1-2 दिन में मैंने बिल्कुल स्लो कर दी, और एग्ज़ाम डे पर भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा, बिल्कुल फ्रीली, कि अगर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, आए कोई दिक्कत नहीं है। और इवन जब मैं जा रहा था एग्ज़ाम सेंटर पे, तो कार से जब मैं जा रहा था, तब भी मैं कुछ इधर उधर सोचने के बजाय अपने एग्ज़ाम में ही जो आने वाला है, जो मान लो कि मुझे अगर कम आता है, उसी को मैं रिकॉल कर रहा था अपने दिमाग में। तो मैं कहीं ना कहीं ब्रेन को बिजी रख रहा था कोर्स सिलेबस में ही, जिससे कि मेरा ब्रेन कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में था। वो बिल्कुल डिप्रेस मोड में नहीं था कि भैया किसी स्कूटर के अगर हम चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो वो चालू मोड में था दिमाग, कि एग्ज़ाम टाइम पे चालू करने वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा, ब्रेन चल रहा है, तो एग्जाम जब चालू होगा तब भी वो चलते रहेगा, कंटिन्यू फ्लो में था ब्रेन। तो इस तरीके से एग्जाम डे आया, चेकिंग वगैरह हुई, वहाँ पे थोड़ा आधे घंटे रुकना भी पड़ा, और उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में गया। एग्जाम हॉल में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थी, और मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था लेकिन कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम हुआ तो हमें ओएमआर पार्टी गई और हमें पेन बांटे गए। अब मुझे उन्होंने जो पेन दी, वो पेन की जो नोक थी वो हिल रही थी। अब आप सोचो कि आपका नीट एग्जाम है, ओएमआर आपको फिल करनी है, मतलब कि जो सर्कल है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करने हैं, और ऊपर से आपको ऐसी पेन दी गई जो उसकी नोक हिल रही हो, मतलब कि आप समझ सकते हो कितना डेंजरस चीज़ है। और आपकी लाइफ का सवाल है, क्योंकि इस एग्जाम से, इस 3 घंटे से ही आपके आगे क्या होने वाला है वो डिसाइड होने वाला है। तो या तो एक तरीका था कि मैं मान जाता कि नहीं जिसके साथ ही काम चलाएं, पर मुझे ये था कि मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा। तो मैंने एग्जामिनर जो थे उनसे बोला कि प्लीज़ आप इस पेन को चेंज कर दीजिए। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि नहीं, सही कर लो, इससे ही जो है देख लो, हो सकता है तो। पर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, प्लीज़ आप चेंज कर दीजिए। फिर कैसे भी करके उन्होंने फिर वो पेन चेंज किया, और उसकी भी थोड़ा बहुत नोक खेल ही रही थी, बट मैंने कहा ठीक है चलो इससे काम चला लेंगे। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया 3 घंटे बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, आराम से मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम मेरा 2 घंटे में ही कवर हो गया। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 2 घंटे में ख़त्म कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने 1 घंटा और अच्छे से पूरा पेपर फिर से सॉल्व किया, चेकिंग करी। तो जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो मेरी जो कोचिंग के टीचर्स थे वो एग्ज़ाम सेंटर पर आ गए, उन्होंने मेरे से मेरा पेपर ले लिया। एंड फिर मैं घर पे जाने के बाद कोचिंग में जाता हूँ, और उनके पास मेरा पेपर होता है, तो वो लोग कैलकुलेट कर चुके होते हैं मेरे मार्क्स। अभी जिस कॉलेज के बारे में आपको बता रहा था, ISC बेंगलोर, जिसका ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ 200 के आसपास होना था, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं जा सकता हूँ, शायद नहीं जा सकता हूँ। एंड फिर उस कॉलेज का कट ऑफ आता है, और वो आता है 220। मतलब कि केवल 3 रैंक से मैं उस कॉलेज में जाने से रुक जाता हूँ। 3 रैंक, 3 मार्क्स भी नहीं। अगर एक रैंक की बात करें तो रैंक ऊपर नीचे 3 तो ऐसी हो जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ 1-2 नंबर, या फिर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, बायो में ज़्यादा है तो ऊपर हो जाती है। आप सोच पा रहे होगे कि आपका जो सपना है जिस कॉलेज में जाने का,
वो आपको पूरा नहीं हो पाया केवल 3 रैंक की वजह से। बट कुछ चांसेस थे कि शायद वो कट ऑफ बढ़े उस कॉलेज का, जो कि 1 महीने बाद अनाउंस होना था। तो मैंने दिल पे हाथ रख के सोचा कि चलो ठीक है, वेट करके देखते हैं 1 महीने क्या होता है। एंड फिर 1 महीने बाद कट ऑफ आता है, जो कि होता है 240। अब मेरे अंदर तो अब तो मैं सोचता हूँ अरे वाह मिल गया। मैं उस कॉलेज के डीन को कॉल करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि आप बताइए कि 223 में मिल सकता है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ मिल जाएगा, आप आ जाओ बेंगलोर। और फिर मैं अपने पापा के पास जाता हूँ, जिनका सपना कहीं ना कहीं मुझे था डॉक्टर बनाने का। तो अब बात होती है काफ़ी लंबी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली मैं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूं, क्योंकि मतलब कि कुछ घर का भी ऐसा सिस्टम था, अभी चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं थी। तो उनका कहना था कि मुझे ग्वालियर में रुकना चाहिए और यहीं पर MBBS करना चाहिए। मैं रोया भी था उस टाइम पे, चीज़ें हुई थी। एंड फाइनली मैं अपने एरिया का MBBS कॉलेज जो GRMC ग्वालियर है उसे ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये बात सुन के आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं जिस कॉलेज का इतना ज़्यादा मैंने मेहनत करी वो कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया। बट आज जिस स्टेज पर मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। उस टाइम पे वो डिसीजन घर पे रुकने का, वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था, उससे ज़्यादा अच्छा डिसीजन था। क्योंकि आज जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिस लेवल पर मैं हूँ, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहते हैं ना, स्टीव जॉब का एक कोट है, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। मतलब कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है आज की तारीख में, तुम नहीं बता सकते कि वो क्यों हो रहा है। बट जब तुम आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में और जब पीछे मुड़ करके देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि उस चीज़ की क्या वैल्यू थी और वो चीज़ क्यों हुई थी। आज के टाइम पर मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, जो तो मैंने सोचा नहीं था। और साथ ही साथ में हमारा एक NGO काइंड ऑफ भी है, जिसमें कि हम पेशेंट्स को फ्री में ठीक करते हैं, उनकी बीमारियां ठीक करते हैं, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि पॉसिबल है। और मैं 20 साल की उम्र में वो चीज़ कर पाऊंगा। मैंने देखा यार कि कोई भी चीज़ जो हमें करनी होती है, अगर हम उसे अच्छे से लिखें तो हमारे उसे करने के चांसेस और अच्छे से बढ़ जाते हैं। आप सभी लोग नीट एस्पिरेंट्स होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में जाएं और लिखें कि आई कैन एंड आई विल। मैं भी नीट निकालूंगा और ऐसे निकालूंगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये जोश टॉक नीट चैनल है, जहां पर कि मैं अपनी स्पीच दे रहा हूं, और ऐसे मेरे जैसे और भी स्पीकर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जिनकी आप इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन सकते हो। साथ ही साथ में जोश टॉक का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो और मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जो भी स्ट्रेटेजीज और जो भी मेरी किताबें हैं, वो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी लिंक ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।